Hello friends, so today we are starting exercise 6.2 class 9 NCRT. So I have written first and second question, you can see here. So first question is very easy. We are using parallel lines and transversal axioms. We will use corresponding angles, alternate interior angles, and co-interior angles. So for this particular exercise आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसका एक वीडियो है जो हम बना चुके हैं, तो इससे पहले वो सारी वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। वो पर्टिकुलर वीडियो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्जन के लिए है, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दैट यू नो अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्स एंड वाई की अगर बात करते हैं तो एक्स और वाई दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और हमें इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 50 है तो ये वाला जो एंगल होगा 50 प्लस एक्स, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट बिकॉज दीज टू एंगल्स आर मेकिंग अ लाइन, राइट। So x will be equal to 180 minus 50. So x you are getting 130. Now you know very well x and y both are equal. So you can write here x is equal to y. Reason is alternate interior angle because they are in interior, दोनों इंटीरियर में है और एक लाइन के इधर की साइड है और एक लाइन की दूसरी तरफ है, तो इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है एंड ये इक्वल भी होते हैं। सो अगर x 130 हो गया तो y भी 130 डिग्री आ जाएगा। आपके पास x और y दोनों एंगल्स आए, राइट। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो 3 पैरेलल लाइंस हैं इस बार और एक ही कॉमन ट्रांसवर्सल चल रहा है। और कॉमन ट्रांसवर्सल की बात करते हैं तो x और y ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। आप देखेंगे इंटीरियर एंगल्स हैं और एक ही डायरेक्शन में। अगर ये डिफरेंट डायरेक्शंस में होते तो हम इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आता है कि जो x प्लस वाई है ये वैल्यू 180 आएगी। रीजन कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका जो सम होता है वो 180 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये चीज हमें क्लियर हो गया। तो इट मींस अगर मैं x की वैल्यू और y एंड z की बात करते हैं तो आप ये देखें जो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी y हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसका नेम चेंज कर देते हैं, x y z w ले लेते हैं। सो वी विल राइट हियर y इज इक्वल टू w। रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये बोथ आर इक्वल, ठीक है, तो y और z w इक्वल हो जाएंगे। नाउ अब सबसे बड़ी बात ये आती है, ये भी हमारे लिए एक तरह से w हो गया, तो इट मीन जो y और z का रेशियो है ये w और z का भी रेशियो होगा डेफिनेटली, क्योंकि y और w इक्वल है। तो जो y और z का जो रेशियो गिवन है उसको हम w और z का रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि w को हमने y के साथ इक्वल कर दिया। अब हम अगर बात करें, जब भी आपके पास रेशियो आता है, बचपन से करते आ रहे हैं इस चीज को, कि लेट एंगल w विल बी 3x एंड लेट एंगल z विल बी 7x। मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लस। सो आई एम डूइंग हियर लेट w बी 3z 3a ले लेता हूँ क्योंकि x हमने ऑलरेडी ले चुके हैं तो वो वेरिएबल थोड़ा अलग हो जाएगा, z बी 7a। अब आप ये सोचिए दोनों जो एंगल्स हैं जो y और z हैं, ठीक है, या w और z करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। w और z है ये 180 होंगे, रीजन क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो हमें पता लगा कि ये 3 है, ये 7a है और ये 180 हो गया। तो 10a इज इक्वल टू 180। सो a की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई, बट a हमारा एंगल नहीं है, a तो हमें पुट करना पड़ेगा अगर एंगल्स को निकालना है। तो a अगर मैं w की बात करता हूँ तो w आपने 3a सपोज किया था, तो मैं 3 इंटू 18 कर दूंगा, फिर 54 डिग्री आ गया। और जो w था वही y है, तो y कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका, y भी 54 ही आएगा, ओके। अब आपको पता है x और y का जो सम है वो 180 है, जो फर्स्ट इक्वेशन ने बताया हमें। अब x और इसमें 54 की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं।
करेक्ट। तो हमारे सामने ये आ गया 106, सॉरी 126 डिग्री। तो ये हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। बिल्कुल पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट ही आपको ध्यान रखने हैं और तभी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। यू कैन नोट डाउन आफ्टर टेकिंग अ पॉज इन द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करते हैं तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, राइट। और ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू सी डी और परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी। फिर जी ई डी अगर एंगल को मैं थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ तो ये वाला जो एंगल है इसमें 90 भी इंक्लूड हुआ है और ये वाला एंगल भी इंक्लूड हुआ है, तब जाकर ये 126 मिला है। अब यहाँ पर बड़ी समझदारी वाला काम करना है। क्या समझदारी वाला काम करना है? क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं इस 126 में से 90 माइनस कर दूँ तो मुझे ये इंटीरियर एंगल मिल जाएगा जो अंदर की तरफ एक्यूट एंगल बैठा हुआ है। तो 126 माइनस 90 अगर मैं करता हूँ तो ये वाला जो एंगल है ये 36 आके हो गया, राइट स्टूडेंट्स। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट था सर। अब दूसरी बात पर आते हैं, जो हमें बात करनी है वो कहता है कि AGE निकालना है। अब AGE, वेयर इज AGE? ये रहा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल का ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर स्टूडेंट बैठेगा ये। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, राइट, GE। बिल्कुल ध्यान करके देखिएगा। इस परपेंडिकुलर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और अगर मैं GE के इधर की साइड देखता हूँ तो ये ऊपर ये एंगल आ गया, जी के इधर की साइड देखता है तो GED कंप्लीट एंगल आ रहा है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं ये लिख सकता हूँ इस बात को, जो AGE है वो एंगल GED के साथ इक्वल है। रीजन क्या होगा? रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, राइट, एंगल्स आर इक्वल। ये इसका लॉजिक रहेगा। तो इसका मतलब है कि मैं AGE को 126 लिखूंगा तो गलत नहीं लिखूंगा, राइट। अब मेरे पास एक आंसर आ गया। दूसरी बात करते हैं, वो कहते हैं FGE निकालना है आपको। FGE आपका ये वाला एंगल है जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको हटा, अब आप ये बताइए जब आपके पास ये वाला जो एंगल है इतना, ये 126 आ गया, तो आपको लगता है कि आप इस वाले एंगल को निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट। एक लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। सो आई विल राइट हियर एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू व्हाट? 180। रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए? लीनियर पेयर्स। और लीनियर पेयर्स का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो सप्लीमेंट्री होते ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आ गया बेटे 126 और ये आ गया आपका FGE एंड 180। जैसे ही आप FGE की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 26 126, तो आपके सामने आंसर आ गया 54। तो 54 डिग्री आपकी ये वाली वैल्यू है, करेक्ट। अब वो कहता है GEF निकालना है। अगर आप GEF की बात करते हैं, GEF हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप पे निकाल दिया और हम अगर इसको निकालने के लिए दिखा देते हैं इस कैलकुलेशन को, अगर मुझे दिखाना हो तो मैं यहाँ पर बोलूँगा एंगल GEF इज इक्वल टू व्हाट? GED माइनस FED। देखिएगा इस बात को बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा मैंने क्या किया। इस वाले एंगल की बात करते हैं। देखिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए बच्चों, बाकी सब एंगल भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इस ये कंप्लीट एंगल में से 90 डिग्री माइनस कर दूंगा। तो 90 डिग्री एंगल FED है और GED आपका 126 डिग्री एंगल है। तो GED मैंने 126 डिग्री लिख दिया माइनस 90 डिग्री लिखा और ये 36 डिग्री आपके सामने आ गया और इसी के साथ तीनों आंसर्स आपके आ जाते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको, कि बहुत जगह देखने को मिलता है, कॉम्पिटिशन्स में आता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है, नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए समझना कैसे है। बड़ा अजीब सा फिगर दिख रहा होगा आपको ये,
और इसमें गिवन क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। अगर आप पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी की बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं इस बात को कि सपोज एक लाइन मेरी यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है, और मैं कह रहा हूँ कि दोनों पैरेलल हैं, राइट। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है और ना ही ऐसा ना समझने वाली बात है कि एक्चुअली पैरेलल का मतलब ये होता है कि जब ये लाइन्स एक्सटेंड होंगी तो इनके बीच में जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट। चाहे वो लाइन बेशक वो एक के ऊपर लाई करे या ना करे, मतलब ऊपर आए ना आए, मैपिंग बनाए या ना बनाए, उससे मतलब नहीं है। बट अगर मैं उसको इमेजिनरी सपोज करके देखूं तो वो लाइन पैरेलल लुक देनी चाहिए, राइट। तो पैरेलल लाइन को समझना बहुत जरूरी है। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि पैरेलल लाइन तभी होंगी जब वो एक के ऊपर एक हो, मतलब इस तरह से, मतलब एक लाइन अगर ऐसे हो जाए और दूसरी लाइन यहाँ पर आ जाए और आपको दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है ये सेम, तो भी आपको यही मानना है कि वो पैरेलल लाइन ही है, बट पैरेलल लाइन का कुछ हिस्सा यहाँ से हटा दिया गया, राइट। एक तो ये बात समझने वाली थी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने के लिए, राइट। अब मैं आता हूँ अपने कॉन्सेप्ट पर, जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले टारगेट करना, आपको निकालना है, आपको निकालना है ये वाला है, ठीक है। मैं इसको x मान लेता हूँ कुछ टाइम के लिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि ना तो इसका ऑल्टरनेट बन सकता है, ना ही कुछ भी हमारे कनेक्शन कहीं से सेट नहीं हो पा रहा। इट मीन्स कि कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट बने इस फील्ड में, बिना इस फिगर को और मॉडिफाई किए आप वैल्यू ऑफ x नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया और मैंने इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया आपके समझने के लिए, तो मैंने इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया ताकि आपको समझ में आए। और शायद अब थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगा होगा कि ये वाली जो लाइन है ये कहीं ना कहीं इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, करेक्ट। ओके, एंड कैन वी फाइंड दिस एंगल, इसका भी नेम दे देते हैं कोई, सपोज इट इज x, राइट। तो ये वाला जो एंगल है आपको दिख रहा है कि ये 70 डिग्री हो जाएगा, राइट। 180 माइनस 110 विदाउट एनी डाउट, ये वाला काम हो गया, हमें तो x चाहिए। अब ये देखें आप कि ये वाला जो एंगल होगा, अगर मैं ये एंगल इसके लिए को इंटीरियर है, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसे 180 में से अगर मैं 130 निकालता हूँ तो ये वाला एंगल आ जाता है मेरे पास, और ये एंगल किसके साथ इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है। तो ये मेरे पास, अब ये मैं इस ट्रायंगल में आ गया। इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो ये तीनों एंगल्स मेरे, तीन में से दो एंगल्स मेरे पास मैंने निकाल लिए। अब मुझे थर्ड एंगल निकालना है जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है, और मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ये थी प्लानिंग कि हमें करना क्या है, राइट। इन क्वेश्चंस की बड़ी अच्छी खास बात है कि ये फिगर में ही हो जाते हैं, बट जब आप राइटिंग पार्ट पर आएंगे तो राइटिंग पार्ट में आपको एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन देयर, राइट। सो आई एम कमिंग टू द राइटिंग पार्ट कि हाउ यू विल राइट इट। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि सपोज इट इज y and I'm writing it, extend line PQ, extend line PQ to point y, right. So it means PY will be parallel to ST, right. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। अब मैं आ जाता हूँ अपने इस पॉइंट पर कि एंगल PS, चलिए मैं P ले लेता हूँ पहले, एंगल PQR, देखिए मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल प्लस एंगल XQR। अब मैंने ये वाला एंगल ले लिया, बिल्कुल एंगल पर आपका फोकस जाना चाहिए। जैसे ही मैं एंगल लिख रहा हूँ आपको फिगर में तुरंत देखना है कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ। इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन लीनियर पेयर, राइट, लीनियर पेयर है। अब PQR की वैल्यू आपको गिवन है, एंगल XQR नहीं मालूम है, 180 XQR 180 माइनस 110 70 डिग्री। मैं यहाँ पर भी 70 डिग्री लिख देता हूँ अपने समझने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ इन दोनों एंगल्स की बात करेंगे। ये एंगल बनेगा PSX और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा SXY। तो देख देते हैं, एंगल PSX प्लस एंगल SXY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी 180 है। रीजन क्या है इसके पीछे, को इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन के अंदर है दोनों और एक ही तरफ है, तो उनको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि उनका भी सम 180 होता है। लीनियर पेयर्स का भी सम 180 होता है और को इंटीरियर एंगल्स का भी सम 180 ही होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं PSX की, तो ये हमारे पास 130 डिग्री है और ये हमें निकालना है स्टूडेंट्स
अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ इसको तो मुझे ये 50 डिग्री दे देगा, करेक्ट। अब देखिए मेरे पास ये एंगल भी 50 डिग्री आ गया। नाउ अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एंगल क्यू एक्स आर। देखिए मैंने कौन सा एंगल लिया, मैंने ये वाला एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू एंगल एस एक्स वाई जो मैंने अभी निकाला। क्यों है ऐसा? क्योंकि दोनों वर्टिकली opposite angles are equal. So I think now you can write it QXR is equal to what? 50 डिग्री। अब आपके पास ये क्या आ गया? अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। क्या बन गया? इन ट्राइंगल RQX angle R, this one QRX I am writing angle QRX plus angle RQX plus angle RXQ is equal to 180 by angle sum प्रॉपर्टी। ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से लिया। अब क्यू आर एक्स आपके पास नहीं पता, आपको एक्स दिया है हमने, आर एक्स क्यू इसको चाहो तो आप एज इट इज रखिए क्योंकि हमें इसी फॉर्म में निकालना। क्यू आर देखिए क्यू आर एक्स बोले या क्यू आर एस बोले, बात देखिए क्यू आर इन्होंने यहाँ तक का पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ तक का बोला है, बट एंगल तो यही प्रेजेंट करने वाला है, राइट। आर क्यू एक्स, वेयर इज आर क्यू एक्स? दिस वन 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। जब आप क्यू आर एस निकालेंगे तो ये 120 होगा, 120 इधर शिफ्ट हो गया, ये आपको 60 डिग्री देगा और आपका ये आंसर, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी सिंपल बच्चों। फिर अगेन पैरेलल लाइन दिया हुआ है, बस आपको पिछले जो हमने 4 सम्स किए हैं अगर वो क्लियर हो चुके हैं तो इस क्वेश्चन में भी सारे प्रिंसिपल्स वही यूज होने वाले हैं। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रखी है और एंगल आपके पास है। अब आप ये समझिएगा, अगर बाय द वे थोड़ी देर के लिए मैं ये लाइन हटा दूं और मैं ये सोचूं कि ये कंप्लीट एंगल है, तो आपके लिए जो कंप्लीट एंगल होगा ये 50 प्लस वाई हो जाएगा, होगा। और ये 50 प्लस वाई इसके लिए क्या बन गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर बना। तो ये मीन्स क्या हो गया? दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए पी आर is equal to angle PRD. Yes or no? Yes. So we will write here co-interior angles are supplementary. Correct? अगर ऐसा है तो APR को मैं 50 प्लस Y एंगल लिख दूंगा और ये मेरे लिए 127 हो जाएगा। Y is equal to 127 and this will be 77 डिग्री। तो इट मीन्स अब मैं यहाँ पर अपनी वापस पुरानी लाइन लेकर आया था, तो मेरे लिए मुझे ये पता लगा कि जो ये एंगल y है ये 77 डिग्री आ गया, करेक्ट। अब मुझे निकालना है बच्चों x। अब आप ये बताएं, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, देखिए मैं जो फिगर में हटाने वाला हूँ इस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे आप। अगर मैं यहाँ से ये 50 डिग्री भी हटा देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूँ तो आपको कुछ क्लियर हो रही है पिक्चर। ये एक ट्राइंगल दे रहा है, तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आपको पता है ये जो एंगल है जो ट्राइंगल से बाहर हो गया है ये इसको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? इट इज द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो व्हाट वी विल डू द सेम थिंग है, सो वी विल राइट हियर एंगल PRD, मतलब जो 127 है वो इन दोनों एंगल्स का सम होगा। जो एडजेसेंट वाला एंगल होता है उसको नहीं लेते इस प्रॉपर्टी। सो PRD इज इक्वल टू क्या होगा? QPR प्लस PQR प्लस PQR। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज 127। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको लिखना पड़ेगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 127 QPR is 77 we have found here, and 127 minus 77 it will be angle PQR, and definitely it is 50 degree. So angle PQR
इज 50 डिग्री। इसमें एक रूल और लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप चाहें तो इसके लिए ये ऑल्टरनेट भी बनता है, आपके पास ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, वो भी एक रीजन दे सकते हो। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर मुझे और कोई ऑप्शन देना हो तो ये मुझे 50 डिग्री ऑलरेडी पहले से पता था, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इससे हमें स्टूडेंट्स एक चीज पता लगा कि यहाँ पर अप्रोच बहुत सारी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट आंसर तो सेम ही आना है। तो इसलिए आंसर वाइज तो वी कैन नॉट बी डिफरेंट, बट यस अप्रोच वाइज देयर आर सो मेनी वेज। सो ए पी क्यू को आप 50 डिग्री बोल देंगे और आपके सामने एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 6th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपको मैं थोड़ा सा आपको फिजिक्स की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी टाइप क्वेश्चन बना। इसमें दूसरे सब्जेक्ट का एक रूल यूज हो रहा है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसकी बात करते हैं, मैं इसको पहले थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा इस क्वेश्चन को करने से पहले। सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट, और यहाँ से अगर आपने एक रे फॉल किया तो वो रे रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। तो इस रे की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर सपोज कर दूं, नॉर्मल, जिसको हम फिजिक्स में नॉर्मल बोल देते हैं साइंस के लैंग्वेज में, तो ये जो रे इस नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसको इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। तो सेम प्रिंसिपल वी आर यूजिंग हियर। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ और इस पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये वाला जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट x1, तो ये भी x1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड वन थिंग इज ऑल्सो, जो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो दो रेज आ रही हैं, जो फाइनली जब इनिशियल रे एंड फाइनल रे, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और पैरेलल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या प्रूव करना चाहिए वो हम बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं ये वाला एंगल समझ लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ तो आप ये सोचिए कि ये z बन रहा है, राइट। तो z का मतलब है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो z जब बनता है तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये वाली रे होती है और ये रे होती है तभी पैरेलल हो सकती है जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो। तो इस केस में भी हम वही काम करने वाले हैं। अगर मैं दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देता हूँ तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, हम मान लेंगे इस बात को। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बाद में इसके बारे में देख लेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. I am writing here at point B. देखिए मैंने B पॉइंट पर बात किया, तो it means suppose it is equal to x and suppose it is equal to x, हमने suppose कर दिया कि ये x है। so angle ABC is equal to क्या हो जाएगा x, ये हमने फर्स्ट मान लिया, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence is equal to angle of reflection at point C, ये भी इक्वल होगा ऑब्वियसली। तो हम ये मान के चले कि एंगल BCD, जो BCD है, अगर मैं, आप एक चीज देखिएगा, ये जो लाइन है ये वाली जो है, अगर मैं बाकी सब भूल जाता हूँ तो ये लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब 90 डिग्री है, तो ये लाइन ये हमेशा पैरेलल बनाएगा, राइट।
सो आई विल राइट हियर कि अगर ये y1 है, सपोज मैंने इसको y1 ले लिया है, फिर 2y1 आ गया। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये इसको मैं नॉर्मल 1 ले लेता हूँ, n1, दिस इज n2, सो आई विल राइट हियर bn1 is parallel to cn2, राइट। रीजन क्या है, bn1 is perpendicular to pq and cn2 is perpendicular to rs, because both are perpendicular, that is why they are parallel। ये हमें बात क्लियर हो जाती है बच्चों। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कौन सा एंगल बनता है ये, x1 will be equal to y1, रीजन इज alternate इंटीरियर एंगल्स। यहाँ जो मैंने x1 y1 लिया वो ये वाला है, ये x1 और ये y1, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये मेरे लिए देखिए z बन गया, एंड z बनना मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, तो ये मेरे लिए इक्वल हो गया। इट मींस मैं x1 और y1 को एक ही चीज कहूँ तो बात एक ही है। अब मुझे यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स, सॉरी 2x1 है 2x, सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। मैं क्यों कर रहा हूँ इसको इक्वल, क्योंकि जो x और y है ये दोनों भी इक्वल ही हैं, ये दोनों इक्वल को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने y1 दिखाया है तो y1 दिखा देते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, मैं इसको 2x1 बोलूं या 2y1 बोलूं, बात एक ही है। मुझे सिर्फ इक्वल दिखाना था, इक्वल दिखाते ही मैं नॉर्मल हटा देता हूँ। अब मेरे लिए मुझे पता लगा कि नॉर्मल का कोई और है नहीं है, अब मुझे सिर्फ ये पता लगा एक z और बन गया है मेरे लिए। एक z और बनना मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, और वो हम दिखा चुके हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, और अगर ये पैरेलल होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। बट हमें क्या दिया हुआ है, इस बार हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस विल बी पैरेलल। सो वी विल राइट हियर if alternate angles are equal, then lines are parallel। ये हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर ये भी दिखाया कि जो AB है that will be parallel to CD without any confusion, clear। so ये इस क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर हमने फिजिक्स का भी यूज किया, फिजिक्स का एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज किया गया, तभी हम इस चीज़ को प्रूव कर पाए। सो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग।